तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। ऐसी कहानी शायद इससे पहले आपने नहीं सुनी होगी। इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूं, करीब 34 साल चली एक लंबी जांच, 34 ईयर्स, 20 लाख पुलिस अफसर और पुलिस कर्मचारी इस केस की जांच में लगे इन 34 सालों में, अलग अलग वक्तों में। इस दौरान में कई पुलिस वाले रिटायर हो गए, कई नई पुलिस वाले आए, कई बार केस इधर से उधर गया। एक एक दिन में सैकड़ों हजारों पुलिस वालों को सड़कों पर उतार दिया गया और यही वजह है कि 20 लाख पुलिस की टीम इस एक केस को जांच करती रहे। शायद दुनिया में कोई दूसरा रिकॉर्ड इसका मिलेगा नहीं। 34 साल 20 लाख पुलिस वालों की जांच, 21,280 21,280 सस्पेक्ट, संदिग्ध, जिनके ऊपर शक हुआ कि यह कातिल है, उनसे पूछताछ की गई। 40,116 40,116 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए गए कि शायद इससे कोई सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल जाए। 570 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए कि शायद कातिल तक पहुंच जाए। 180 लोगों के हेयर सैंपल लिए गए, शायद केस सुलझ जाए। लेकिन 34 साल 20 लाख पुलिस वाले, 22,000 के करीब सस्पेक्ट, 570 डीएनए, 180 हेयर सैंपल, इन सब का नतीजा क्या निकला? कहानी साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया के इतिहास में किसी क्राइम को लेकर इससे बड़ी न इन्वेस्टिगेशन हुई, न किसी क्राइम को लेकर इससे ज़्यादा वहाँ पे लोगों में गुस्सा हुआ, और न ऐसे किसी क्राइम को लेकर इससे पहले वहाँ अखबारों में, टीवी में इतनी हेडलाइंस और सुर्खियाँ रही ये स्टोरी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कहानी साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया में एक जियोंग प्रोविंस है। इसी जियोंग प्रोविंस में होसियोंग एक छोटा सा शहर है। कहानी होसियोंग की है। कहानी 80 के दशक की है, 90 के दशक की शुरुआत होने वाली थी। 15 सितंबर 1986, 15 सितंबर 1986 को इस कहानी की शुरुआत होती है। 71 साल की एक महिला जिसका नाम था ली वॉन, वो गायब हो गई थी और 4 दिन से गायब थी, करीब 16 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर 1986 को 71 साल की इस महिला ली वॉन, जो अपनी बेटी को ड्रॉप करने गई थी, उसके बाद घर नहीं पहुंची। फिर 4 दिन बाद इसकी लाश मिलती है। लाश के मुंह में उसी का ब्रॉड ठूंसा हुआ था और गला घोंट कर मारा गया था, और देखकर लगता था, जो बाकी पोस्टमार्टम हुआ, कि उसके साथ रेप हुआ है। ये पहला केस था। पुलिस ने अपने हिसाब से जांच शुरू की, लेकिन इसके ठीक 1 महीने के बाद एक दूसरा इंसिडेंट होता है इसी होसियोंग में। 20 अक्टूबर 1986 को 25 साल की एक लड़की पार्क सूज की लाश मिलती है। ये भी 3 दिन से गायब थी और 3 दिन के बाद लाश मिली। लाश का हुलिया वैसे ही था। इसी के अंडरगारमेंट्स मुंह में ठुसे हुए थे, गले पे निशान था और गला घोंट कर मारा गया था। पोस्टमार्टम से पता चला रेप हुआ है। 1 महीने के अंदर ये दूसरा इंसिडेंट हुआ। अब थोड़ी पुलिस अलर्ट हुई, लेकिन 1 महीना और गुजरा। 2 महीने के बाद 12 दिसंबर 1986 को 25 साल की एक और लड़की वोंग जुंग गायब थी और ये 3 महीने से गायब थी। 23 अप्रैल 1987 को इसकी लाश मिली। इसके साथ भी रेप हुआ था, वैसे ही मुंह में अंडरगारमेंट्स ठुसे हुए थे। ये तीसरा कत्ल था। इसके बाद चौथा होता है, फिर 5वां होता है, फिर 6वां होता है, 7वां होता है, 8वां होता है। एक एक कर 14 कत्ल हो जाते हैं। 14 साल की उम्र से लेकर 71 साल की महिला तक की। तो 14 साल सबसे मिनिमम छोटी लड़की थी और 71 साल की महिला। 14 कत्ल हुए। 14 के साथ रेप हुए। कत्ल करने का तरीका लगभग एक जैसा था। सभी का गला घोंटा गया था। सभी के मुंह में अंडरगारमेंट्स मरने वाली का ही ठूंसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अब जांच शुरू की। लोगों में दहशत आ गई। महिलाएं घर से निकलते हुए डरने लगीं। तो जो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, तो कुछ चीज़ें सामने आई। पहला ये कि इनमें से पहला कत्ल छोड़ दे
जो शाम 6 बजे के आसपास हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त वही था। बाकी के 13 कत्ल शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे के दरमियान हुआ। मतलब एक ही कत्ल था जो 6 बजे हुआ, तो 11 से और 7 से 11 बजे के दरमियान हुआ। दूसरी चीज़ ये पता चली कि ये जो सभी कत्ल हैं ये होशियोंग के 6 किलोमीटर के दायरे में हुआ। अब 6 किलोमीटर के दायरे में 14 कत्ल। पुलिस को लगा कि जो कातिल है इसी 6 किलोमीटर के दायरे में होगा। तीसरी चीज़ ये पता चली कि इत्तफाक था एक कि जितने मरने वाली थी उन सभी ने लाल रंग के कपड़े पहने थे, और इत्तफाक ये भी था कि जब जब इनका कत्ल हुआ तब तब बारिश हो रही थी। तो एक बात फैली कि जो भी कातिल है वो लाल रंग के कपड़े में, अगर कोई बारिश में महिला या लड़की निकलती है तो वो उन्हीं को अपना शिकार बनाता है। इस जानकारी के बाद साउथ कोरिया के पुलिस ने अपनी टीम में जितनी भी फीमेल पुलिस अफसर थीं उन सबको लाल कपड़े पहनाने शुरू किए ताकि वो पुलिस वाली ना लगें, आम लड़की और महिला लगें, और उनको सड़कों पे उतार दिया, ख़ासतौर पर इन 6 किलोमीटर के दायरे में, कि शायद कातिल इनके ऊपर भी हमला करे और फंस जाए। तो भटकती रहीं लेकिन कातिल नहीं टकराया। इसी दौरान में एक और कत्ल हो जाता है। इत्तेफाक से वो इस 6 किलोमीटर के रेडियस के बाहर हुआ। अब इस 6 किलोमीटर के दायरे में जो कत्ल हुआ तो साउथ कोरिया की पुलिस ने एक काम ये किया, उसे लगा कि कातिल यहीं कहीं है। उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स झोंक दी। इस 6 किलोमीटर के दायरे में हर 100 मीटर पर पुलिस की कई टीमें सादी वर्दी में, आम लोग बनकर, दुकानदार बनकर और भी दूसरे भेष बदलकर घूमने लगी। आलम यह था कि हर 100 मीटर में शायद ही कोई ज़मीन का ऐसा टुकड़ा हो जिस पे एक पुलिस वाले और दूसरे पुलिस वाले की नज़र से अछूता हो। मतलब वो 6 किलोमीटर को इन्होंने अपनी नज़रों से एक तरह से बांध कर रख लिया था कि अगर इन 6 किलोमीटर में कुछ भी होगा तो उनकी आंखों से वो चूकेगा नहीं। 6 किलोमीटर के इस दायरे की कई दिनों तक पहरेदारी की गई, पूरी फोर्स को उतारकर सादी वर्दी में। चप्पे चप्पे पर जो कहते हैं मुहावरा है वो यकीनन उन्होंने साबित किया। चप्पे चप्पे की निगरानी और निगहबानी कर रहे थे कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो पकड़ लें। लेकिन बदकिस्मती के उसके बाद 6 किलोमीटर के दायरे में कोई कत्ल ही नहीं हुआ। अब तक क्लियर हो चुका था कि ये एक सीरियल किलिंग का मामला है और जो भी कातिल है वो लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। पूरी पुलिस टीम जुट गई। अब आगे की कहानी आपको सुना, मुझे अचानक ऐसी एक कहानी याद आई, मुंबई की, आपको इसी क्राइम तक में सुनाई है मैंने, रमन राघव की, जो इंडिया का अपना सीरियल किलर था। उसके ऊपर 41 कत्ल का इल्ज़ाम था और उसको इंडिया का जैक द रिपर भी नाम से बुलाया गया। हालांकि रमन राघव को सिंधी तलवाई या अन्ना इस नाम से भी पुकारा गया। तो इस सीरियल किलर की पूरी कहानी 41 लोगों का कत्ल, फिर इसे उम्र कैद की सज़ा हुई, फिर जेल में इसकी मौत हुई। रात को सोते हुए लोगों को ही मारता था मानसिक रूप से, फिर कहा गया ठीक नहीं था, संतुलित नहीं था। लेकिन जितने लोगों को इसने निशाना बनाया था रात को ही बनाया था सोते हुआ, और 41 कत्ल इसके ऊपर पुलिस ने ठोका था। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक, आप तो कहानी सुनते ही हैं, कोको FM पर एक ऐप है जो ऑडियो बुक्स है। आप लोग कहानी सुनने के शौकीन हैं तो इसलिए बता रहा हूँ, मुझे भी लगा थोड़ा फ़ायदा भी होगा आपका। तो कोको FM ऐप पर कई तरह की ऑडियो बुक्स हैं अलग अलग, जिसमें क्राइम, मैथोलॉजी, थ्रिलर, पॉलिटिक्स, इनसे जुड़ी हुई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं और बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं। तो इसी में से एक है रमन राघव। रमन राघव, ये जो ऑडियो बुक है, जो किताब है, ये पूरा क्राइम के ऊपर बेस्ड है और कोको FM पर ही है ये रमन राघव ऑडियो बुक्स। तो ये एक सीरियल किलर के ऊपर है। सीरियल किलर की ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरी कहानी जो है सुनना या जानना चाहते हैं तो फिर आप इस कोको FM ऐप पर इस ऑडियो बुक को जाकर सुन सकते हैं। और पूरी किताब जो है कोको FM में ऑडियो बुक के रूप में मौजूद है और इसमें आपको सारी चीज़ें सुनाई गई हैं। अब क्राइम तक फैमिली के लिए यह है कि अगर कोको FM ऐप को आप लोग डाउनलोड करते हैं और एक कोड है LT20, L फॉर लखनऊ, T फॉर टाटा, LT20 एक कूपन कोड है। तो अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपको प्रीमियम मेंबरशिप के लिए यहाँ पे 20% छूट मिलेगी। तो फिर
जाइए और कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक्स रमन राघव किताब पढ़िए, नहीं सुनिए, और बताइएगा कैसा लगा। तो मैंने इसलिए इसका जिक्र किया क्योंकि मैं सीरियल किलर की आपको कहानी सुना रहा हूं। तो 14 कत्ल हो चुके थे, पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी, किसी भी तरह से उस कातिल को पकड़ना था। ये जब कहानी है 19 आपको जैसा बताया कि 86-87 में चल रहा है ये मामला। उस वक्त तक साइंस, फॉरेंसिक साइंस खासतौर पर बहुत ज़्यादा आज के हिसाब से डेवलप नहीं हुआ था। डीएनए भी बहुत कम यूज़ होता था, उसकी जो टेक्निक और बाकी चीज़ें थी हर एक के पास मुहैया नहीं थी। पर पुलिस ने हर केस के सारे सैंपल सुरक्षित रखे ताकि जांच में काम आ सके। इसी दौरान 27 जुलाई 1989 एक 22 साल के लड़के को पुलिस उठा लेती है। 14 कत्ल हो चुके थे, सब रेप, मर्डर। अब ये जो 22 साल के लड़के को उठाती है वो इसलिए कि पुलिस अलग अलग सारे सैंपल कलेक्ट कर रही थी मौके से, लाश के साथ। तो फिर वो अपने डेटाबेस में भी देख रही थी कौन कौन ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जिनका रिकॉर्ड है। तो एक 22 साल का लड़का था, यून सोंग यो। तो यून को पुलिस उठा लेती है। उसका हेयर सैंपल जो फॉरेंसिक उनका सर्विस सेंटर है वहाँ भेजती है। नेशनल फॉरेंसिक सर्विस में उस यून 22 साल के लड़के का वो बाल का सैंपल टेस्ट होता है और ये 8वां कत्ल था। जो 14 हुए उसमें 8वां जो कत्ल था, उस लड़की के पास उसके शरीर से ये बाल के टुकड़े मिले थे। तो उसी को जांच करते करते पुलिस इस 22 साल के लड़के यू को उठा लेती है, फॉरेंसिक के लिए भेजती है। फॉरेंसिक से रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ये थी कि 40% इसके बाल का सैंपल मैच कर गया, 40%, 100 में 40%। अब यहाँ दोनों चीज़ें थी, ये गलत भी हो सकता था, सही भी हो सकता था, लेकिन 40% को ही कोरियन पुलिस ने ये कहा कि ये काफ़ी है। उसके बाद उन्होंने उसको खुद टॉर्चर किया और फिर पुलिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि यून ने जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये सारे सीरियल किलिंग के पीछे यून का हाथ है। ख़ासतौर पर 8वें कत्ल से मामला शुरू हुआ। इसके बाद पुलिस उसको अदालत में ले गई, कोर्ट में मामला चार्जशीट पेश किया। अदालत ने सारी चीज़ें सुनने के बाद यून को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद की सज़ा सुनाने के साथ साथ एक और भी उन्होंने फैसला सुनाया, वो ये कि 20 साल के बाद ये पेरोल का हकदार हो जाएगा। मतलब 20 साल जेल में काटने के बाद ये आज़ाद हो सकता है। अदालत ने ये सज़ा सुनाई। यून ने इसके खिलाफ अपील की ऊपरी कोर्ट में कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे पुलिस ने टॉर्चर किया, लेकिन ऊपरी अदालत ने भी उसकी नहीं सुनी और उसकी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखी। 19.5 साल यून ने जेल में काट लिए। 1989 में यह अरेस्ट हुआ था, उसके बाद 19.5 साल इसने काट लिए। 19.5 साल काटने के बाद ये जेल से बाहर आता है। 2009 में इसको पेरोल मिल गया, क्योंकि साउथ कोरिया का जो लॉ सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसमें यह है कि उम्र कैद के बाद अगर 20 साल तक के बाद आपको पेरोल मिल सकता है और ख़ासतौर पर अगर आपके चाल चलन सही हैं जेल में। तो इसके चाल चलन ठीक थे। 2009 में ये पेरोल पर बाहर आ गया, यून आज़ाद की ज़िंदगी अपनी जीने लगा। इधर पुलिस अब भी अंदर ही अंदर ये जांच करने की कोशिश कर रही थी कि वाकई ये 14 कत्ल यून ने किए। सारे सैंपल उनके पास थे। अब धीरे धीरे वक्त बीता, 2009 आ गया, डीएनए ने भी तरक्की कर ली। अब एक चीज़ और थी, साउथ कोरिया में एक रूल है कि किसी भी क्राइम में अगर 15 साल तक आप चार्जशीट नहीं करते हैं, 15 साल तक कोर्ट में आप उस केस को पेश नहीं करते हैं, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो केस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। फिर अगर केस सुलझ भी जाए तो आप उस सामने वाले को सज़ा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे अजीब हालत थी। एक तो पुलिस ने एक लड़का यून को उठाया और कहा कि यही है, अदालत ने उसको सज़ा सुना दी। 19.5 साल वो जेल में रहा। 19.5 साल के बाद वो पेरोल पर रिहा हो गया। लेकिन होशियोंग की पुलिस को अब भी यकीन नहीं था कि सच में यही असली गुनहगार है और इसीलिए वो इस केस की जांच करते रहे। अब 2009 में बाहर आ चुका है यून, कहानी का पहला चैप्टर ख़त्म होता है।
कुछ पुराने अफसर जो उस वक्त से थे, यंग थे, धीरे धीरे अब सीनियर हो गए, वो इस केस पे फिर भी स्टडी किए जा रहे थे। और साउथ कोरिया के बहुत सारे मीडिया में भी खबर आ रही थी कि ये केस गलत खुला है, सीरियल किलर कोई और है। लेकिन इत्तेफाक की बात कि 91-94 के बाद इस तरह की कोई और वारदात नहीं हुई। मतलब 14 कत्ल के बाद मामला रुक गया। रेप के कई केसेस उससे पहले हुए थे, तो लगा कि शायद वाकई यून ही था असली गुनहगार। बातचीत चलती रही, पुलिस अपने तरीके से काम करती रही। इसी दौरान में कुछ जो सैंपल रखे थे, एक पुलिस अफसर ने उन सैंपल के ऊपर फिर से काम करना शुरू किया गुपचुप तरीके से, क्योंकि ये केस वो केस था जिसको बहुत सारे पुलिस वाले स्टडी के तौर पे भी ले रहे थे। जो नए नए पुलिस अफसर आते थे वो इसको स्टडी के तौर पे लेते थे, जिसमें इतनी फोर्स लगाई गई, इतनी सारी चीज़ें हुई। तो अब वक्त तेज़ी से भाग रहा था। 2009 के बाद 10, 11, 12 एक पुलिस अफसर लगातार इस केस पे लगा हुआ था। उसने सारे सैंपल देखे। उस वक्त जो सैंपल कलेक्ट करके रखे गए थे वो डीएनए के ज़रिए भी उसने चेक करने की कोशिश की। फिर उसने अपने डेटा बैंक से जितने भी ऐसे क्रिमिनल, रेपिस्ट, इस तरह के लोग थे, उनके बारे में भी छानबीन शुरू की। इसी दौरान उसे पता चला कि एक शख्स है जिसका नाम ली है, और ली चून की कहानी ये थी कि ये मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस में रहा। साउथ कोरिया में ये था कि एक ख़ास उम्र में आपको आपको वहाँ पे मिलिट्री सर्विस देनी होगी। तो ये वहीं, और ये रहने वाला इसी होसियांग का। तो ये पहले मिलिट्री सर्विस में रहा, लेकिन फिर टर्म पूरा हुआ, ये बाहर आ गया। इसके बाद इसने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू किया, काम करता रहा। 26 सितंबर 1989 ये वो दौर था जब सीरियल किलिंग हो रही थी। एक घर में लूटपाट होती है। ओनर पुलिस को फ़ोन करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं एक शख्स को पकड़ लिया रॉबरी करते हुए, वो यही ली चून था। पुलिस आती है, ली चून को पकड़ कर ले जाती है, अदालत में पेश करती है। उसको 1.5 साल की सज़ा सुना देती है अदालत। लेकिन फिर वो अपील करता है कि मैं किसी और से बचने के लिए इस घर में घुस आया था, मेरा मकसद रॉबरी नहीं थी। तो अदालत उसकी बात से थोड़ी सहमत हो जाती है और उसकी सज़ा को माफ़ करके उसको फिर जल्दी रिहा कर देती है, सज़ा होने से पहले। तो 1990 में वो रिहा हो जाता है। अच्छा, तब तक आर्मी से आने के बाद ली की शादी हो चुकी थी, एक बेटा था। लेकिन इस दौरान जब वो जेल गया तो बीवी ने उसे छोड़ दिया। जेल से आने के बाद वो छोटे मोटे काम करता रहा और अपनी ज़िंदगी बसर करता रहा। 90 में जेल से आया, 4 साल बीत गए। मई 1994 बल्कि दिसंबर 1993, 3 साल बाद, ली ने अपनी साली, जिस बीवी ने उसे छोड़ दिया था, उसकी साली की उम्र थी करीब 18 साल, तो वो उसे एक दिन टकरा गई होसियांग में। उसने उससे बातचीत की, फिर वो उसको अपने साथ ले गया। फिर उसने उसको ड्रग्स दिया, वो नशे में थी। फिर उसके साथ रेप किया, उसने विरोध किया, उसने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश को ले जाकर एक टनल टाइप की चीज़ थी, वहाँ पे उसने फेंक दिया। अब उसकी साली घर नहीं पहुँची, घर वाले परेशान। इसके ससुर ने ली को कांटेक्ट किया कि तुमने देखा है। फिर ये अपने ससुर के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन गया, उसने रिपोर्ट लिखाई अपनी साली की मिसिंग की। फिर ढूंढता रहा, फिर उसे लगा कि शायद ड्रग्स के जो धंधे में शामिल लोग हैं उन्होंने उसको किडनैप कर लिया हो। पुलिस भी ढूंढती रही लेकिन मिली नहीं। 18 जनवरी को ये बात है, दिसंबर 1993 की, जब उसने अपनी साली के साथ रेप किया था और मर्डर किया था। 18 जनवरी को पुलिस को शक हुआ ली के ऊपर और पुलिस ने ली को पकड़ लिया। इसके बाद 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया और ली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने ही उसको किडनैप किया था और उसको मारा था। इसके बाद ली के ऊपर मुकदमा चला। निचली अदालत ने ली को मौत की सज़ा सुनाई। उसने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया है वहाँ इस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोरिया ने 1995 में ली की इस मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और ये भी कहा कि अगर 20 साल तक जेल में उसके अच्छे चाल चलन रहे तो फिर वो पेरोल का हकदार है, यानी 20 साल बाद वो जेल से बाहर आ सकता है। अब 1993 में ये उसने क्राइम किया। 94 में उसको अदालत ने सज़ा दी,
95 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र कैद की सज़ा बदल दी मौत से। अब वो 95 से जेल में। वक्त बीतता रहा, 24 साल गुजर गए, 2019 आ गया। अब दो चीज़ें यहाँ पे एक साथ हुई। 2019 का मतलब ये है कि कोरियन पुलिस अब अगर उस 14 सीरियल किलिंग के मामले की दोबारा फाइल खोलती है और वो किसी को मुजरिम ठहराती है तो उसे सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि 15 साल जो उनका अपना एक कानून है, तो उसके तहत सज़ा नहीं मिलेगी। तो 2019 आ गया। अब ली भी जो है वो लगभग पेरोल का हकदार था, बाहर निकलना था, और इसी दौरान में एक पुलिस वाला लगातार अपनी जांच आगे कर रहा था। जांच करते करते उसने एक चौथा जो मर्डर हुआ था 14 लोगों में से, वो एक लड़की का था, 14 साल की लड़की का। तो उस लड़की के जो सैंपल उसने रखे थे और उस लड़की की पैंटी और उसके ऊपर सारी चीज़ें, उसने फिर ढूंढना शुरू किया कौन कौन से रेपिस्ट हैं, कौन कौन से जेल में हैं। अचानक उसे ली के बारे में पता चला, उसने उसकी स्टोरी पढ़ी। उसके बाद उसने अपना डेटाबेस से निकाला और ली का सैंपल निकाला, डीएनए, क्योंकि वहाँ वो भी डेटा बैंक में था। इत्तेफाक से उस चौथे कत्ल का सैंपल ली के डीएनए से मैच कर गया। मैच करते ही ये क्लियर हो गया कि इस कत्ल में ली का हाथ है। इसके बाद फिर उसने एक एक कर और जो सैंपल रखे गए थे उस ज़माने में, उसने उन सबको उठाना शुरू किया और ली के सैंपल से मैच करना शुरू किया। इसके बाद 5वां कत्ल, 6ठा कत्ल, 7वां कत्ल, 8वां कत्ल, सबके डीएनए ली से मैच कर गए। अब उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि ये जो केस हुआ था 1989 बल्कि 86 से लेकर 91 तक 4 साल और 7 महीने में कुल 14 कत्ल हुए थे। 1986 से 1991 तक 4 साल और 7 महीने। तो उसने कहा कि ये सैंपल तो एक ऐसे शख्स से मिल रहा है जो जेल में और उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। अब साउथ कोरिया पुलिस के सामने दिक्कत ये कि इन 14 कत्ल के चक्कर में वो एक 22 साल के लड़के को ऑलरेडी कन्विक्ट करा चुके हैं, उम्र कैद की सज़ा दिलवा चुके हैं। अब उस फाइल को खोलते हैं तो एक तो भत पिटेगी कि फिर वो लड़का बेकसूर था। दूसरा कि अब अगर ये सारी साबित भी कर देते हैं तो हम ली को दोबारा सज़ा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि 15 साल से ऊपर हो गए इस केस को अदालत में अब फाइल करके भी उस शख्स को सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि वो शख्स सज़ा से अब बच गया, क्योंकि 15 साल का जो मोहलत है कि म्याद है कानून के हिसाब से किसी केस की जांच और चार्जशीट के लिए, वो निकल गई। पर फिर भी पुलिस वाला ईमानदार था, उसने कहा कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद उसने जाकर जेल में, बुसान के जेल में बंद था ली, उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। ये साउथ कोरिया के साउथ इलाके में है। 7 बार वो जेल गया, ख़ासतौर पर ली से मिलने के लिए। ली से उसने बातचीत की, फिर उसने बताया कि देखो तुम्हारा सैंपल मैच कर गया। ली ने शुरुआत के 4 मीटिंग में साफ मना कर दिया कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर अब तक उसकी ये बात 2019 की है, 2 साल पहले। फिलहाल उसकी उम्र 56 साल है, 56 ईयर ओल्ड ली की। 5वीं मुलाकात में ली ने कहा हाँ मैंने कत्ल किए, मैंने 14 कत्ल किए हैं। अभी तक इसके जो सैंपल मिले थे वो 5 के मिले थे, बट इसने बताया मैंने 14 कत्ल किए। फिर उसने 14 के डेट बताई, उसने मरने वालों की हुलिया बताया, उसने ये भी बताया कैसे मारा। उसने बताया कि मैंने हर एक के साथ रेप किया, रेप करने के बाद उसी के पैंटी या ब्रा से उसका गला घोंटा और उसी के अंडरगारमेंट से उसके मुंह में ठूंसा ताकि वो शोर ना कर सके, और लाश को ले जाकर कहीं सन्नाटे में फेंक देता था। उसने बताया कि मैंने ये सब इसलिए किया कि जब मैं मैंडेटरी आर्मी सर्विस में था तो मैं बड़ा वहाँ फ्रस्ट्रेशन में था और मेरी वहाँ पे कोई अहमियत नहीं थी और ये मुझे काम पसंद नहीं था, लेकिन मैंडेटरी था, करना था। तो बहुत बार मेरे सीनियरों ने मेरे साथ जुल्म किया, बीवी के साथ रिश्ते ठीक नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों ने मुझे कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जिससे लगे कि हाँ मैं कुछ ताकतवर हूँ, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ लोगों को। और फिर उसने इसी के बाद ये कत्ल करना शुरू किया। जो 14 कत्ल उसने किया उसमें उसकी साली के कत्ल की गिनती शामिल नहीं है, वो अलग से, वो 15वां कत्ल था जिसके लिए वो पकड़ा गया। यानी जब उसने अपनी साली का कत्ल किया उससे पहले वो 14 कत्ल कर चुका था और उसको कभी पुलिस पकड़ नहीं पाई। 15वें कत्ल में वो पकड़ा गया था, तो उसने कन्फेस किया। इसके बाद उसने सारी चीज़ें बताई। उस पुलिस अफसर ने कहा कि उसे सारा कानून मालूम था। उसे मालूम था कि 2015 में
वो टाइम निकल गया जब केस को ख़त्म करना था, बल्कि 2009 में कि अब चार्जशीट करके भी ली को इन सारे कत्ल के लिए सज़ा नहीं दिलाई जा सकती थी। लेकिन अब यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। अब इस ली के कन्फेशन का, इकबाल जुर्म का कि उसने 14 कत्ल किए, न सिर्फ 14 कत्ल किए बल्कि उसने ये भी कहा कि इसके अलावा उसने 30 रेप और अटेम्प्ट टू रेप किए, मतलब 30 महिलाओं के साथ उसने रेप किया या फिर उनके साथ रेप की कोशिश की। ये 14 कत्ल के अलावा था। फिर पुलिस ने उन सारे रेप विक्टिम को ढूंढा, पता चला ली ने सही कहा। तो 30 रेप, अटेम्प्ट टू रेप, 14 कत्ल, एक कत्ल के लिए ऑलरेडी वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा था, पेरोल का हकदार हो चुका। अब ये खबर लीक हो गई, मीडिया में आ गई। अब जैसी ये खबर मीडिया में आई, यून सुक जो 2009 में 19.5 साल उम्र कैद की सज़ा काट कर पेरोल पर बाहर आया, वो अदालत पहुंच गया। उसने कहा कि अगर ये सारे कत्ल 14 उसने किए हैं और उसने इकरार कर लिया है, तो फिर मैं कातिल कैसे था, मैं सीरियल किलर कैसे था, मेरे साथ जुल्म हुआ है। कोर्ट ने उसकी अपील को एक्सेप्ट किया। इसी दौरान में अब एक्सेप्ट किया तो और हंगामा हुआ कि पुलिस ने जानबूझकर एक बेगुनाह को सज़ा दिलाई थी। अब उधर इसने अपील जब एक्सेप्ट किया तो कोर्ट ने ली को बुलाया गवाही के लिए कि एक शख्स जिसे पुलिस ने कहा कि यह है 14 कत्ल का जिम्मेदार, जिसके लिए 19.5 साल वो जेल काट चुका, और अब पुलिस कह रही है कि तुमने किया है ये कत्ल, तो तुम्हारी गवाही क्या है। ली ने भरी अदालत में बैठ कर कहा कि हाँ, वो 14 के 14 कत्ल मैंने किए हैं, और यून सुंग जो 122 साल का था और करीब 41 साल की उम्र में बाहर निकला, वो बेकसूर है। इसके बाद वहाँ की कोर्ट ने 8 उस वक्त के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिव अफसर जो इस केस से जुड़े हुए थे, जब यूंग को पकड़ा था 89 में, उन 8 पुलिस वालों के ख़िलाफ़ अपनी वर्दी का, अपने पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाने, टॉर्चर करने, गलत इल्ज़ाम में जेल भेजने के लिए सस्पेंड और साथ में सज़ा का हुक्म सुनाया 8 पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ जो डायरेक्ट इस केस से जुड़े थे। इसके बाद फिर यून ने अपील किया कि अब मुझे इस आरोप से बरी किया जाए और अब मुझे छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने फिर उसकी अपील को सुना और यून को उन तमाम आरोपों से 2020 में बरी कर दिया, क्योंकि असली गुनहगार ली था। अब ली ने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट पे सुनवाई जो होनी है, ली अभी भी बुसान की जेल में है। 14 कत्ल, 15वां के चूंकि ऑलरेडी सज़ा काट रहा है, और 30 रेप और अटेम्प्ट टू रेप। अब वहाँ के कानून के सामने दिक्कत ये आ गई है कि ली ने जो जुर्म किए थे उसकी मियाद 15 साल बहुत पहले ख़त्म हो गई। 89 में थी तो वो 2009 के आसपास ही ख़त्म हो गई, और एक कत्ल के लिए वो ऑलरेडी 20 साल की सज़ा काट चुका है। और जेल में कह रहे हैं कि उसका चाल चलन बहुत अच्छा है, जेल के स्टाफ, जेल के लोगों के बीच में उसकी बड़ी अच्छी इमेज है। तो अब उसका क्या करें? उसको पेरोल पे आने से भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका वहाँ का बेसिक ह्यूमन राइट है, जुडिशल सिस्टम ने उसे दिया है। दूसरी तरफ एक कत्ल के लिए उसने 20 साल काट लिए, लेकिन अब मजबूरी है कानून की कि 14 कत्ल और 30 रेप के लिए उसे अब एक दिन की भी सज़ा नहीं दे सकती, उसे बाहर आना होगा, क्योंकि जज का ये फैसला था। और वो सिस्टम 15 साल का जो केस का है, 15 साल के अंदर अंदर चार्जशीट होनी चाहिए, वो आड़े आ गया। तब पुलिस वालों का कहना है कि ये जो सारी चीज़ें हुई, इसमें ली मुकर सकता था। जो पुलिस वाला उसे 7 बार जेल में मिला, वो उसको इनकार कर सकता था, वो एक्सेप्ट नहीं करता तो कुछ नहीं होता। लेकिन उस पुलिस अफसर ने कहा कि जब वो जेल में गया तो उसे एहसास हुआ धीरे धीरे उसकी मुलाकात के बाद कि उसे कानून की पूरी जानकारी थी, और उसने इसीलिए सही वक्त का इंतज़ार किया। और सही वक्त आने पर उसने खुद ही बताया, क्योंकि पुलिस सिर्फ 4, 5, 6 कत्ल की बात कर रही थी, उसने 14 न सिर्फ कत्ल बताए, उनकी तारीख बताई, जगह बताई, हुलिया बताया, कैसे मारा ये बताया। 30 रेप जो उसके नाम पे दूर दूर तक कहीं उसके खिलाफ सबूत नहीं था, वो उसने एक्सेप्ट किया। अटेम्प्ट टू रेप उसने एक्सेप्ट किया। और ये सब कुछ उसने इसलिए किया क्योंकि उसे मालूम था कि अब कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये पुलिस की मेहनत से ज़्यादा उसकी खुद की मर्जी भी शामिल थी। तो साउथ कोरिया के इतिहास में इससे बड़ा कोई क्राइम का इन्वेस्टिगेशन, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है।
बल्कि ली को और इस क्राइम को वहाँ साउथ कोरिया का ज़ोडियक किलर के नाम से भी ये मशहूर है। इसे साउथ कोरिया का ज़ोडियक किलर कहा जाता है। लेकिन अपने आप में ये हैरान करने वाली चीज़ है, मतलब मैंने बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और कि दुनिया में कहीं ऐसा है। ये भी सवाल आया कि 20 लाख पुलिस वाले कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं 34 सालों में। लेकिन फिर एक जगह पे मैंने लोकल उस वक्त के न्यूज़पेपर और उसके ज़रिए जब मैंने जानकारी हासिल की तो पता चला कि जो 6 किलोमीटर का दायरा था और 100 मीटर में तमाम पुलिस टीमें और आई टू आई नजरी कांटेक्ट, मतलब इतने हज़ारों पुलिस वालों को लगाया गया था और कई दिनों तक, तो ये सारे काउंट में है। और इसीलिए करीब 2 मिलियन पुलिस अफसर की बात हो रही है। 20 लाख पुलिस वाले इस केस में जो अलग अलग तरीके से जांच करते रहे वो इसमें शामिल रहे। और ये शायद किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए इससे बड़ी टीम दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। तो 20 लाख पुलिस वाले जिस केस में हों, करीब 21,280 सस्पेक्ट हों, तब 22,000 लंबी है कि ये भी कातिल हो सकता है, ये भी कातिल हो। आप सोचिए 22,000 लोगों को इंट्रोगेट करना किसी भी पुलिस अफसर के लिए या किसी भी शहर या देश के लिए एक चैलेंजिंग काम है। 40,116 लोगों के फिंगरप्रिंट्स लेना ताकि मैच किया जा सके, इतना बड़ा एक क्राइम के लिए ये भी कभी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। 570 लोगों के डीएनए सैंपल, 180 लोगों के हेयर सैंपल, 34 साल का वक्त। और कमाल देखिए कि इन सब के बाद एक बेगुनाह जिसने कोई जुर्म नहीं किया 19.5 साल जेल में रहता है, और एक गुनहगार जिसको ढूंढने के लिए 20 लाख पुलिस वाले सड़कों की खाक छान रहे हैं, वो 20 साल से जेल के अंदर है। और 20 साल बाद पता चलता है कि असली कातिल, असली सीरियल किलर, असली रेपिस्ट वो है। तो एक नज़ीर है, एक मिसाल है। साउथ कोरिया के इतिहास में ये अपने आप में इससे बड़ा क्राइम और इससे बड़ा किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन की कोई दूसरी मिसाल नहीं, बल्कि मुझे लगता है शायद दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं। तो ये थी कहानी आज की। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।